गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हिम्मत हारने वाले को रास्ता छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ता खत्म नहीं होते। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए। आपका हर एक पथ सफलता की ओर रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 2 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा मालदीव। हाल ही में 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप 2024 मालदीव में आयोजन किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब पर कब्जा किया और इसी के दौरान पुरुष युगल फाइनल में श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान की भारतीय जोड़ी ने मेजबान देश के इस्माइल आजमीन और हसन नाजिम को 25-15, 25-16 से हराया। वहीं महिला युगल में भारत की आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन ने फाइनल में हमवतन रश्मि कुमारी और के नागाजोथी को 21-25 और 25-17 और 25-17 से हराया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखने कर चलनी होगी कि हाल ही में 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो मालदीव में इसका आयोजन हुआ और इसी के दौरान हमारे भारतीय प्लेयर ने कैप्चर किया, अचीवमेंट को हासिल की, वो भी मेंस और विमेंस के टाइटल में यहाँ पर जीत को हासिल की हमारे भारतीय प्लेयर्स के द्वारा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के साथ हम ये भी पॉइंट्स कवर करेंगे कि ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन का गठन 4 मार्च 1956 को चेन्नई में मद्रास, सौराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के साथ इसकी संबंध इकाइयों के रूप में किया गया था। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो साल 1956 के 4 मार्च के दिन ही ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की गठन की गई। इसी के साथ आपको यह भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हैदराबाद राज्य के तत्कालीन कृषि और खाद्य योजना और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी को महासंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना भी गया था। साल 1970 में भारत सरकार अखिल भारतीय खेल परिषद ने अखिल भारतीय कैरम महासंघ की स्थापना की ओर कैरम के खेल को मान्यता भी दी गई। इसी के दौरान आपको यह भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसीएफ कहेंगे, ये स्विस कानून द्वारा शासित एक संघ है जिसकी स्थापना साल 1988 में चेन्नई, भारत में हुई थी। वर्तमान में इसके प्रधान कार्यालय ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि सारे जो हमारे ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन का गठन 4 मार्च 1956 को हुआ था, जबकि इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन का गठन साल 1988 के हमारे भारत के ही चेन्नई में इसकी गठन की गई थी। और साथ साथ ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि करेंटली हेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? तो स्विट्जरलैंड के जूरिच में इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन की हेड ऑफिस वहीं पे लोकेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा इंडिया टुडे ग्रुप। एआई एंकर जिसका नाम रखा गया सना, इसको हाल ही में सम्मानित किए गए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड से इंडिया टुडे ग्रुप के एआई एंकर सना को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित एआई संचालित न्यूज एंकर सना ने लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। इसी के साथ आपको यह भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि सना ने ग्राहक सामना वाले उत्पादों में एआई का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त सना को एआई लेड न्यूज़रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप ने सना को 2023 में भारत के पहले एआई एंकर के रूप में पेश भी किया है और अपना आभार व्यक्त करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी ने यह भी कहा, आईएनएमए वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करके हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि इंडिया टुडे ग्रुप की एक एआई जनरेटेड जिसका नाम रखा गया था सना, इसको हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एआई एंकर जो साल 2023 में
अनाउंस किया गया था, इसको हाल ही में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो भी कौन से अवार्ड से? तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड से इसे सम्मानित की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल की गई रैम्पेज मिसाइल की खासियत क्या है? तो राइट आंसर होगा एयर टू सरफेस। एयर से सरफेस पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइल्स का हाल ही में इंडक्टेड किया गया, डेवलप किया गया, हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय वायुसेना, जिसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, और भारतीय नेवी ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया। यह मिसाइल, जिसे भारतीय वायुसेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 का नाम से जाना जाता है और 250 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में हाल ही में शामिल किए गए एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली उस मिसाइल का नाम क्या है? तो रैम्पेज मिसाइल इसकी नाम है। और इसी के साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ये रैम्पेज मिसाइल्स को शामिल किया, जो हवा से सतह पर मार करेगी। इसी के दौरान इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम द्वारा विकसित रैम्पेज मिसाइल एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली, कम सटीक मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखकर चलनी होगी कि रैम्पेज मिसाइल्स किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि हमारे भारतीय इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इंडक्टेड की गई, शामिल की गई। तो राइट आंसर होगा इस रैम्पेज मिसाइल्स को डेवलप करने वाला इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम्स ये शामिल थे, और इन्हीं के द्वारा लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मार करने वाली एक मिसाइल्स को डेवलप किया गया। उस मिसाइल का नाम क्या है? तो रैम्पेज मिसाइल। इसी के दौरान इसकी मुख्य विशेषताएं, इसकी सुपरसोनिक गति 190 माइल से अधिक की मारक क्षमता है और एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ जीपीएस आईएनएस नेविगेशन और हर मौसम में संचालन है। तो यहाँ पे इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है कि हाल ही में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से ये याद रखकर चलनी होगी कि हाल ही में रैम्पेज मिसाइल्स, जो एयर से सरफेस पर मार करने वाली एक मिसाइल्स है, जो हमारे भारतीय एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऐड किया गया। इसी के दौरान ये मिसाइल्स इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया, और साथ ही इसकी जो मेन फीचर्स है, जिसका सबसे मेन पॉइंट्स है कि 190 मील से अधिक की मारक क्षमता को भी ये टारगेट करती है, और साथ साथ एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ साथ जीपीएस और आईएनएस नेविगेशन के हर मौसम में ये संचालन करने में सक्षम है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा कृष्णा एलाजी को। कृष्णा एलाजी को हाल ही में अपॉइंट किए गए एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कृष्णा एलाजी को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं इसके पीछे के पॉइंट्स। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को अप्रैल 2024 से 2026 तक अगले 2 वर्षों के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। एला आदर्श सी पूनावाला की जगह लेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लेसमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अपॉइंटमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि कृष्णा एलाजी एडार सी पूनावाला का जगह लेंगे। इसी के साथ अदार पूनावाला ने 2011 से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है, और S11 कोविड-19 के दौरान कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड टीका पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन चुकी थी। इसी के दौरान मौजूदा 2 साल के कार्यकाल के लिए बायोलॉजिकल ई की प्रबंध निदेशक महिमा दाताला उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगी, और भारत बायोटेक के मुख्य वित्तीय अधिकारी टी श्रीनिवास कोषाध्यक्ष होंगे और हर्षवर्धन आईवीएमए के महानिदेशक बने रहेंगे। एसोसिएशन की स्थापना साल 2010 में निजी क्षेत्र के 4 संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी, और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये पॉइंट्स याद रखनी होगी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का स्थापना साल 2010 में निजी क्षेत्र के 4 संस्थापक सदस्यों के द्वारा की गई थी, और इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसे हम लोग तेलंगाना के हैदराबाद भी कह सकते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में IUCN की देखरेख में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में डेवलप किया गया नीलगिरी तहर सर्वे, और इसी के तहत ये सर्वे अंडर द सुपरविजन ऑफ IUCN के अंतर्गत की गई, और इसी के दौरान ये तमिलनाडु में लोकेटेड है नीलगिरी तहर, और यही सर्वे किया गया। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट्स। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक स्टैटिक जीके के माध्यम से और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स को याद रखनी होगी कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल कौन है? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल हो जाएगा नीलगिरी तहर। ये नीलगिरी तहर विलुप्त होते जा रही है, इसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण को शुरू किया गया। इसी के दौरान इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह है कि इस लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना है। यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्था, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे WWF भी कहते हैं, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये याद रखनी होगी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में सर्वे किया गया, और इसी सर्वे के अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन किए गए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिससे हम लोग IUCN कहेंगे। इसी की संरक्षण से, इसी की देखरेख से सहयोग किया गया और इस सर्वे को आगे बढ़ाया गया। नीलगिरी तहर एक स्थानिक प्रजाति है जिसे लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया, और इसे आवास हानि और अवैध शिकार जैसी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। संरक्षण पहल जैसे कि एराविकुलम और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यानों में कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों के साथ इस लुप्त प्राय जानवर और उसके निवास स्थान के प्रभावी संरक्षण के लिए आवश्यक बहुविषयक दृष्टिकोण को उजागर भी करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये पॉइंट्स को याद रखनी होगी कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल कौन है? तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु का स्टेट गवर्नमेंट है। ये हाल ही में विलुप्त होते जा रहा है, इसी को बचाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 दिवसीय सर्वे को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं IUCN के बारे में। साल 1948 में स्थापित IUCN दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क बन गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैड में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर्स का स्थापना साल 1948 में किया गया, और इसी के साथ ये दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंटल नेटवर्क बन चुका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ IUCN कांग्रेस कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते को तैयार करने में सहायक रही है, जिसमें जैविक विविधता पर कन्वेंशन, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन करना, वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन और विश्व शामिल करना। इसकी विरासत सम्मेलन में ये सारे चीज ऐड ऑन है। और इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि IUCN का एस्टेब्लिशमेंट ईयर साल 1948 को है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 1 मई। 1 मई को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हर साल 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, जिसे मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहा जाता है। और मजदूर दिवस की जड़ें 19वीं सदी के संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई में की गई थी। इसी के साथ 1 मई 1886 को शिकागो में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर लगभग 2 लाख श्रमिकों की एक विशाल हड़ताल हुई थी, और शिकागो के हेमाकेट स्क्वायर में एक शांतिपूर्ण सभा में उस समय दुखद मोड़ आ गया जब एक बम विस्फोट हुआ। हेमाकेट मामले में दोनों पक्षों, प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों को हाथाहाथ होना पड़ा, और साथ ही साथ श्रमिक आंदोलन और हेमाकाट घटना का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने 1889 में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया। पहला आधिकारिक उत्सव 1 साल बाद 1890 में हुआ। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि किस तरीके से ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में हर वर्ष 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पीछे की ये वजह थी, और साथ साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि पहली बार औपचारिक रूप से घोषणा किया गया था कि 1889 में
1 मई को मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया गया था, परंतु पहला आधिकारिक उत्सव 1 साल के बाद जो 1890 में मनाया गया। भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था? तो साल 1923 के 1 मई को मद्रास में मनाया गया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी, इंटरनेशनल हिस्ट्री को लेकर भी चलना होगा और हमारे भारत के हिस्ट्री को भी लेकर चलना होगा कि हम लोग साल 1923 में पहला मई को ही मद्रास में ही लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किए थे और हम लोग हर वर्ष 1 मई को लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन के कारण रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की समस्या सामने आ रही है? तो राइट आंसर होगा कोविशील्ड। कोविशील्ड नामक एक कोरोना की वैक्सीन थी और इसी वैक्सीन के रिपोर्ट के माध्यम से ये जारी किया गया, ये बताया गया कि इससे होने वाली ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट्स काउंट्स को देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही आगे चलकर घातक बीमारी सामने देखने को मिल सकती है। तो जानते हैं इसके पीछे की पॉइंट्स। ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में यह भी कहा कि कोविशील्ड रक्त के थक्के और कम प्लेटलेट्स काउंट का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से है कि ब्रिटिश के एक फार्मा दिग्गज जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, ये स्वीकार किया है कि इसकी जो एक वैक्सीन थी कोविड की वैक्सीन जिसका नाम था कोविशील्ड, इसी कोविशील्ड वैक्सीन के माध्यम से ये देखने को मिल सकता है कि कोविशील्ड से होने वाली रक्त के थक्के और कम प्लेटलेट्स काउंट का कारण बन सकती है। एस्ट्राजेनेका ने यह भी कहा और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भी किया गया था और महामारी के दौरान देश में व्यापक रूप से प्रशासित भी किया गया था। इसी के दौरान एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में इस दावे को लेकर वर्ग कार्रवाई मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है कि उसके टीके के कारण कई मौतें और गंभीर चोटें आई है, क्योंकि हाईकोर्ट में 51 मामलों में पीड़ित 100 मिलियन पाउंड तक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से कि ब्रिटिश फार्मा जाइंट एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट के स्वीकार किया कि उसके बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन एक घातक बीमारी देखने को मिल रही है और इसी कोविशील्ड के माध्यम से रक्त का थक्का और कम प्लेटलेट्स काउंट करने का एक कारण बन सकती है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को यहाँ पे कवर किया मैंने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने की घोषणा कहाँ की गई? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया कि फॉर द बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल। कहाँ पे? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जिसमें 400 टर्मिनल हो गए वो कहाँ पे बनेगा? तो दुबई में बनेगा। तो जानते हैं इसके पीछे की पॉइंट्स। दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की योजना का खुलासा किया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा अनुमोदित महत्वाकांक्षी परियोजना विमानन उद्योग में क्रांति लाएगी और वैश्विक परिवहन केंद्र के रूप में दुबई की स्थिति को और भी मजबूत करेगी। इसी के साथ पूरा होने पर अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 260 मिलियन यात्रियों की होगी, जिसमें जो दुनिया के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से कम होगी। नया टर्मिनल जिसकी अनुमानित लागत $35 बिलियन है और 400 विमान गेटों और 5 समांतर रनवे से सुसज्जित होगा, जो विमानन क्षेत्र में दक्षता और पैमाने के लिए नए मानक स्थापित भी करेगा। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 1 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फ्रांस का बैच ओपन स्क्वैश का खिताब वी सेंथिल कुमार के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार कथक से संबंधित रखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? तो IREDA नेशनल फर्टिलाइजर और हुडको को नवरत्न का स्टेटस प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल ATM हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा युगांडा का। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन ईरान से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में
व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक की हैट्रिक ज्योति वेनम के द्वारा जीती गई। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? Which part of the Indian Constitution deal with the trade, commerce and intercourse within the territories of India? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए भाग 12, भाग 13, भाग 14 या भाग 15। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।